हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जेएसएन एरे ऑब्जेक्ट पेलोड का पोजो क्लास क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं जेएसएन एरे ऑब्जेक्ट को क्लास ऑब्जेक्ट में और क्लास ऑब्जेक्ट को जेएसएन एरे ऑब्जेक्ट में। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू क्रिएट पोजो क्लास ऑफ जेएसएन एरे। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जेएसएन एरे क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। सेशन 20th में हमने डिस्कस किया था कि पहले तो हमने डिस्कस किया था कि पोजो क्या होता है, विच इज प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जेएसएन ऑब्जेक्ट का हम पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक जेएसएन ऑब्जेक्ट लिया था। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम आज भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर रही हूं। ये जो जेएसएन ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये एक जेएसएन ऑब्जेक्ट है ना। ये एक जेएसएन ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसी का हम एरे क्रिएट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। अब हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉमा लगाकर ये हमारा हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। इसमें हमें डिटेल्स चेंज करनी है एम्प्लॉय की। तो सुरेश की जगह मैंने कर दिया रामा। ये हमारा हो गया सेकेंड एम्प्लॉय। 30 सैलरी इसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड एम्प्लॉय हो गया। अब मुझे अगर एक और एम्प्लॉय चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ पे हमने एक और जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हमारा थर्ड एम्प्लॉय हो गया। तो हमने यहाँ पे तीन जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो तीन हमारे पास जेएसएन ऑब्जेक्ट हो गए, तीन एम्प्लॉयज के। अब हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें एरे क्रिएट करना है, तीनों एम्प्लॉय का एरे क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे एंड में भी एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा जेएसएन एरे। तो जेएसएन एरे क्या होता है, जेएसएन एरे में हमारे पास मल्टीपल जेएसएन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास जेएसएन एरे में मल्टीपल जेएसएन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में है। ये है हमारा जेएसएन एरे जहां से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ये हो गया हमारा जेएसएन एरे। इस जेएसएन एरे में हमारे पास तीन जेएसएन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन जेएसएन ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेएसएन एरे होता क्या है। जेएसएन एरे क्या होता है, जेएसएन एरे बेसिकली आप कह लीजिए कि एम्प्लॉय की लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास जेएसएन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल जेएसएन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जेएसएन एरे क्या होता है। अब इस जेएसएन एरे का हम पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, हम ये समझते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने एक जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास क्रिएट किया था। हमने एक जेएसएन ऑब्जेक्ट लिया था और हमने इसका पोजो क्लास क्रिएट किया था। अब जो हमने पोजो क्लास क्रिएट किया था इस जेएसएन ऑब्जेक्ट के लिए, आज के सेशन में हम उसी पोजो क्लास को हम रीयूज करेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे हम रीयूज कर सकते हैं पोजो क्लास को। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो लास्ट वीडियो में पोजो क्लास क्रिएट किया था इस जेएसएन ऑब्जेक्ट के लिए, एक हमने एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया था, उसको आज हम मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए यानी कि जेएसएन एरे के लिए हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास आइकन है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसी वर्कस्पेस को हम पहले के सेशन में यूज करते आ रहे हैं। तो आज भी हम इसी वर्कस्पेस को यूज कर लेते हैं और यहाँ पे लॉन्च पे मैंने क्लिक किया एक्लिप्स आईडी को लॉन्च करने के लिए, और ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। अब पहले के सेशन में हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से। तो आज के सेशन में भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है टेस्ट एनजी की, रेस्ट एश्योर्ड की, ये सारी डिपेंडेंसीज हम लोगों ने pom.xml में पहले से ही ऐड की हुई है।
अगर आप लोग हमारे इस सीरीज में पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से सेशन में हमने क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड की थी। तो बाय डिफॉल्ट हमें एक डिपेंडेंसी मिली थी जे यूनिट की, जब हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, जेएसएन सिंपल की डिपेंडेंसी जो हम यूज करते हैं जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और जैक्सन एपीआई की डिपेंडेंसी। ये सारी हम लोगों ने नीड बेसिस पे आगे के सेशन में हमने ऐड की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट है कोड स्टूडियो चैनल पे, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक्लिप्स आईडी में हम लोगों ने टेस्ट एनजी का प्लगइन भी ऐड किया था। ये सारा हम लोगों ने सिस्टम सेटअप हम लोगों ने सारा पहले के सेशन में कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक पैकेज क्रिएट करना है। तो हर सेशन में हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, इसी फोल्डर में हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम। मैंने दे दिया सेशन 21 क्योंकि आज हमारा 21st सेशन है, एंड फिनिश। अब ये जो फाइल्स है जो हमें नहीं चाहिए आज के सेशन के लिए, इनको हम क्लोज कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया था। तो ये है सेशन 20th, और ये रहा एम्प्लॉय क्लास जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। ये एक पोजो क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया था। जेएसएन ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने पोजो क्लास क्रिएट किया था। सेशन 20th सेशन में हम लोगों ने जो जेएसएन ऑब्जेक्ट लिया था एग्जाम्पल के लिए, इसका हम लोगों ने पोजो क्लास क्रिएट किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, इस जेएसएन ऑब्जेक्ट में जितने भी कीज हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज एंड सैलरी, इन सबका हमने एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया था। और इन सारे वेरिएबल्स को सेट करने के लिए, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज को सेट करने के लिए हम लोगों ने सेटर मेथड क्रिएट किया था। और इन वेरिएबल से वैल्यूज को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने गेटर मेथड्स क्रिएट किए थे। ये देखिए, पहले तो हमने ये सारे प्राइवेट वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, यहाँ पे क्रिएट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने सारे वेरिएबल्स के लिए गेटर्स एंड सेटर मेथड्स क्रिएट किए थे। गेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम से वेरिएबल को, फर्स्ट नेम से वैल्यू को फेच करने के लिए, और सेट फर्स्ट नेम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे वेरिएबल्स के लिए हमने गेटर्स एंड सेटर मेथड्स एम्प्लॉय पोजो क्लास में हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे। अब आज के सेशन में हम इसी एम्प्लॉय पोजो क्लास को यूज करेंगे। हमें बस करना ये है कि हमें बस एम्प्लॉयज की लिस्ट क्रिएट करनी है। क्योंकि जेएसएन एरे क्या होता है, जेएसएन एरे बेसिकली इज ए कलेक्शन ऑफ जेएसएन ऑब्जेक्ट्स, है ना। इस एरे में हमारे पास कलेक्शन हो गया ना, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जेएसएन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ जेएसएन ऑब्जेक्ट्स, या फिर कह लीजिए इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, जेएसएन एरे इज कलेक्शन ऑफ जेएसएन ऑब्जेक्ट्स और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने एम्प्लॉय पोजो क्लास क्रिएट किया है, हमें उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट करना है। ठीक है, हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम हमारे टेस्ट केसेस राइट करेंगे। तो यहाँ पे सेशन 21st पे मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं जेएसएन एरे पोजो क्लास डेमो। ठीक है, एंड फिनिश। हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया है क्योंकि हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस क्लास के अंदर हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट मेथड क्रिएट करना है, तो हमारा स्टेटमेंट हो गया पब्लिक वॉइड, टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं क्रिएट एम्प्लॉयज जेसन एरे। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, 3 एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज है ना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 एम्प्लॉयज है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 3 एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उनमें उनकी वैल्यूज को हम असाइन कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज को हम सेट कर देंगे। तो सबसे पहला एम्प्लॉय, क्रिएट फर्स्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा एम्प्लॉय क्लास, हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया क्लास का नाम, फिर emp1 ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स न्यू, मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। अब इसमें हमें वैल्यूज असाइन करना है। अब ये एम्प्लॉय जो क्लास है हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमें इसको इंपोर्ट करना है सेशन 20 से, क्योंकि सेशन 20 वाले पैकेज में है ना ये एम्प्लॉय क्लास। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, क्लास का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से कुछ आया, पहले पैकेज का नाम, फिर डॉट, फिर क्लास का नाम, ठीक है। अब एरर आ रहा था वो भी चला गया। अब एम्प्लॉय 1 का जो भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सब हम इसमें हम असाइन कर देते हैं। अब असाइन कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्लास में ये जो हमने यहाँ पे कीज के वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इसमें वैल्यूज को सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेटर मेथड्स हैं। सेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम, सेट जेंडर, सेट एज, सेट सैलरी। तो वैल्यूज को असाइन करने के लिए हमें इन सेटर मेथड्स को कॉल करने हैं, इनके रिस्पेक्टिव सेटर मेथड्स को कॉल करने हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सेट करना है फर्स्ट नेम। तो क्या हम कैसे करेंगे, emp1 डॉट सेट फर्स्ट नेम। हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते वैल्यूज को, क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर किया है। हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो डायरेक्टली इनको हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमने एब्स्ट्रैक्शन के लिए किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को यूज करके ही हम इनमें वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं, और इन मेथड्स को यूज करके ही हम इनकी वैल्यूज को हम फेच भी कर सकते हैं। वैल्यूज को फेच करने के लिए हमारे पास इसमें है गेटर मेथड्स, ठीक है, गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, गेट एज, गेट सैलरी, गेट जेंडर, ऐसे हमारे पास गेट मेथड्स है, और वैल्यूज को असाइन करने के लिए सेट मेथड्स हैं। तो अभी हमें वैल्यूज को असाइन करना है, तो यहाँ पे हम सेट मेथड्स को कॉल करेंगे। तो emp1 डॉट सेट फर्स्ट नेम। अब जो भी नाम आपको यहाँ पे सेट करना है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें जो नाम है वो यूज कर लेते हैं। तो सुरेश मेहरा, ये सारे हमें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ रेफरेंस के लिए, और मैं अभी के लिए इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ कमेंट्स के अंदर, बाद में इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सुरेश मेहरा मेल 35, सैलरी 10,000। तो फर्स्ट नेम आ गया सुरेश, emp1 डॉट सेट लास्ट नेम, डबल कोट्स में मेहरा, emp1 डॉट सेट जेंडर, डबल कोट्स में मेल, emp1 डॉट सेट एज, एज है 35, और अब एक वैल्यू रहेगी वो है सैलरी, emp1 डॉट सेट सैलरी, सैलरी है 10,000.56, ठीक है। तो ये हमारे पहले एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन हमने इसमें ऐड कर लिया। ये फर्स्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी को कॉपी करके हम सेकेंड एम्प्लॉय का भी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। emp2, और यहाँ पे ये सारा हो जाएगा emp2। अब सेकेंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में क्या है, राम सिंह मेल 30, सैलरी 34,000। राम सिंह मेल 30, सैलरी हमने रखी है 34।
1000। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड एम्प्लॉय। अब थर्ड एम्प्लॉय, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी में चेंजेस कर देंगे। थर्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट EMP3। थर्ड एम्प्लॉय की क्या है इंफॉर्मेशन? सीता गुप्ता फीमेल 28, 39,000। सीता गुप्ता फीमेल, एज है 28, सैलरी 39,000। ठीक है, अब कंट्रोल कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए हमने कर दिया। ठीक है, अब हमने तीन एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो उसके लिए सबसे पहले तो लिस्ट, अब लिस्ट का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन हम इस लिस्ट में स्टोर करेंगे, तो एम्प्लॉय टाइप की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पे हमें एम्प्लॉय स्पेसिफाई करना है। लिस्ट में जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे वो हमें यहाँ पे डबल एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया। फिर दे देते हैं लिस्ट का नाम, लिस्ट ऑफ EMP दे दिया मैंने लिस्ट का नाम, इक्वल्स के बाद न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ एंगुलर ब्रैकेट में आप एरे लिस्ट में जिस टाइप का एलिमेंट स्टोर करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे लिस्ट में दिया था ना, वैसे ही एम्प्लॉय टाइप का एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब एरे लिस्ट क्या होता है? एरे लिस्ट एरेज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कोई साइज की लिमिट नहीं होती है। जैसे एरेज में तो साइज की लिमिटेशन होती है ना, लेकिन एरे लिस्ट में साइज की लिमिटेशन नहीं होती है। देयर इज नो लिमिट ऑफ साइज। आप इसमें एलिमेंट्स से कहने का मतलब है, यहाँ पे एम्प्लॉय एलिमेंट्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, इसमें आप डुप्लीकेट भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन रहता है। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस है और एरे लिस्ट क्लास है जो इस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। java.util पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया, और एरे लिस्ट का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें इस एरे लिस्ट में, यानी कि इस लिस्ट में हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है। डॉट एड एम्प्लॉय, तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं एक एक करके। ये पहला एम्प्लॉय ऐड हो गया, ये दूसरा एम्प्लॉय, और ये तीसरा एम्प्लॉय। तीनों एम्प्लॉयज को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमें इसको क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट हमें इन क्लास ऑब्जेक्ट्स को, ये जो हमने यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए ना तीनों, EMP1, EMP2, EMP3, इन क्लास ऑब्जेक्ट्स को हमें कन्वर्ट करना है JSON एरे पेलोड में। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जैक्सन API की डिपेंडेंसी form.xml में ऐड की हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को भी ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करने के पहले आपको ये डिपेंडेंसी form.xml में ऐड करनी है। अब ये डिपेंडेंसी कहाँ से मिलेगी, तो ये है इसका लिंक। ठीक है, इस लिंक को आपको ओपन करना है। ये मेवन रेपोजिटरी का लिंक है, mvnrepository.com। इस लिंक को आपको ओपन करना है ब्राउजर में। ठीक है, और यहां से इसकी डिपेंडेंसी कॉपी कर लेनी है। इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा, यूजर्स देखने के बाद जिसका यूजर्स थोड़ा हाई हो, वो वाला वर्जन कॉपी कीजिएगा, थोड़ा स्टेबल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी को बस यहाँ से कॉपी करना है और form.xml में यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर, ठीक है, डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसको आपको कर देना है सेव। दैट्स इट। जब आप सेव करेंगे तो क्या होगा, जैक्सन एपीआई की डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे MVN मेवन डिपेंडेंसीज का एक फोल्डर है, इसमें ऐड हो जाएगा। जो भी जार फाइल्स है, रिक्वायर्ड जार फाइल्स हैं जैक्सन एपीआई की, सारी अपने आप ही मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर आपके प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, यहाँ पे आपको सेव हो जाएंगी। ठीक है,
अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, मैंने पहले से ही इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ, क्रिएट कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट्स टू जेएसएन एरे पेलोड। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ओबीजे मैपर दे दिया है मैंने नाम, इक्वल्स न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। ठीक है, साथ साथ इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मैपर का। तो ये देखिए, ये जैक्सन डेटा बाइंड इंपोर्ट ऑब्जेक्ट मैपर कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल डॉट जैक्सन डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड करना हम नहीं भूलेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है हमें। अच्छा हाँ, एक चीज और, कन्वर्ट एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट्स टू जैक्सन एरे पेलोड एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे हम इसको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग जेएसएन एरे पेलोड नाम दे दिया हमने वेरिएबल का। अब यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट मैपर क्लास डॉट राइटर, यहाँ पे एक मेथड होगा प्रिटी प्रिंट के लिए, राइटर विथ डिफॉल्ट प्रिटी प्रिंटर। ठीक है, अब ये मेथड हमने क्यों कॉल किया मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि इस मेथड को कॉल करने से क्या होगा और नहीं कॉल करने से क्या होगा। तो अभी के लिए तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं स्टेटमेंट में, राइटर विथ डिफॉल्ट प्रिटी प्रिंटर डॉट राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में चाहिए ना वैल्यू, तो राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग। अब आपको जिस भी ऑब्जेक्ट वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू देना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ये जो हमारे क्लास ऑब्जेक्ट्स है ना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का जो एक क्लास ऑब्जेक्ट है ये हो गया। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, और लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड, दैट्स इट। अब यहाँ पे है एक एरर, अब ये एरर क्या है ये देखते हैं। अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन, तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए थ्रो ऐड करना है, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी एरर भी चला जाएगा। अब ये जो हमने कन्वर्ट किया है एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड में, इसको हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर इसको हम पोस्ट करेंगे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट करके। तो प्रिंट करने के लिए पहले तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, system.out.println, और ये रहा हमारा जेएसएन एरे पेलोड, हमने यहाँ पे डाल दिया इसको प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे एक मैसेज भी राइट कर लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड। ठीक है, इस मैसेज के बाद हमारा पेलोड यहाँ पे प्रिंट होगा। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और यहाँ पे जो हमने एक लंबा सा कमेंट राइट किया था अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और यहाँ पे देखिए टेस्ट एनजी टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड जो क्रिएट किया है इसके ऊपर हमने यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन नहीं राइट किया है। @टेस्ट एनोटेशन ऐड करने के बाद हमें इंपोर्ट करना है इसका पैकेज भी, तो org.testng.annotation हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये है एक टेस्ट मेथड, तो उसको टेस्ट मेथड डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन ऐड करना मैंडेटरी है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट।
और ये देखिए जो हमारा जेएसएन एरे पेलोड है वो यहाँ पे हो गया है प्रिंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरे स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे मिल गया ना, प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट को जेएसएन एरे में। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरे को सेंड करना है पोस्ट में। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, एक यूआरएल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है reqres.in। इस वेबसाइट को हम लोगों ने कई बार इस सीरीज में यूज किया है। इसमें बहुत सारे एपीआईज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे है एक पोस्ट एपीआई जो यूज किया जाता है सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें हम जो भी पेलोड सेंड करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट पेलोड हम सेंड करेंगे, वो रिस्पॉन्स में वो रिक्वेस्ट पेलोड हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस एपीआई का हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसी यूआरएल पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्रिएट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन है इंटरफेस, तो हमें यहाँ पे रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। अब इस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के ऑब्जेक्ट को हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यूआरएल डिफाइन करना है, यूआरएल स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई यूआरएल, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट req spec डॉट बेस यूआरआई। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स में हम पूरा यूआरआई दे देते हैं। अभी जो हमने कॉपी किया था, ये था ना हमारा एंड पॉइंट के साथ, ये हमारा हो गया कंप्लीट यूआरआई। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने दे दिया यूआरआई, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब यूआरआई के बाद क्या देना है हमें, हमें यहाँ पे देना है कंटेंट टाइप, कि जो हम मैसेज को पोस्ट करेंगे तो उसके साथ जो रिक्वेस्ट पेलोड जा रहा है उसका कंटेंट टाइप क्या है। तो हमें पता है कि उसका कंटेंट टाइप है जेएसएन। तो req spec डॉट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे कंटेंट टाइप डॉट जेएसएन। ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप भी दे दिया। अब इसके बाद हमें देना है रिक्वेस्ट पेलोड, बॉडी में जाएगा वो req spec डॉट बॉडी, और जो स्ट्रिंग है हमारा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये रहा हमारा जेएसएन एरे पेलोड एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, हमने कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर दिया, हमने रिक्वेस्ट बॉडी स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद तो हमें सिर्फ रिक्वेस्ट को पोस्ट करना रहता है। req spec डॉट पोस्ट। अब जब हम रिक्वेस्ट को पोस्ट करेंगे तो रिटर्न में सर्वर से क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस पोस्ट रिक्वेस्ट के बदले में भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इसके रिस्पॉन्स को हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स को हमने इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है एरर क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट io डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब जो रिस्पॉन्स आया है उसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो यहां से मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी कर रही हूं, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करने के लिए। क्योंकि रिस्पॉन्स को प्रिंट करने के लिए तो हम, रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट करने के लिए तो हम प्रिटी प्रिंट यूज करते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद हम रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट करेंगे, तो वो हमें मिलेगा इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट प्रिटी प्रिंट।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस कोड में क्या हो रहा है। अब हमारा रिक्वेस्ट भी यहां से पोस्ट हो गया। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब इस कोड को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले हम यहाँ पे एक असर्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं टू वेरीफाई द स्टेटस कोड। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आ गया असर्ट स्टेटमेंट, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हम टेस्ट एनजी का असर्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है टेस्ट एनजी का असर्शन। तो इस जे यूनिट का असर्शन का इंपोर्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, और यहां से अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट एनजी का असर्शन। तो इंपोर्ट असर्ट ऑर्ग डॉट टेस्ट एनजी। ठीक है, सबसे पहले आएगा एक्चुअल। तो एक्चुअल तो हमें कहां से मिलेगा, इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस कोड मेथड है, ये हमें देगा एक्चुअल स्टेटस कोड जो हमें सर्वर से मिला है। ठीक है, गेट द स्टेटस कोड ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्चुअल। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सपेक्टेड। तो पोस्ट मैसेज है, तो पोस्ट मैसेज का एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है, यहाँ पे 201 होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 201 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 201, और बाद में लास्ट में एक असर्शन एरर मैसेज कि अगर असर्शन एरर आया जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा तो क्या होगा, असर्शन एरर आएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया वो मैसेज जो एरर के टाइम पे प्रिंट होगा। अगर असर्शन एरर होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहां तो ये मैसेज प्रिंट हुआ है जब हमने कन्वर्ट किया एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट्स को जेएसएन एरे पेलोड में। ठीक है, उसके बाद हमने इस एरे पेलोड को पोस्ट रिक्वेस्ट में एज ए रिक्वेस्ट बॉडी हमने सेंड कर दिया, और फिर मिला हमें रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिस्पॉन्स बॉडी। तो जो हमने सेंड किया था वही हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल गया। अब चूंकि ये एक फेक एपीआई है, तो आप जो भी सेंड करोगे, जो हमने यहाँ पे एपीआई लिया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये है एक फेक एपीआई, तो अब इसमें जो भी आप सेंड करोगे वो आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से ये सारा कोड वर्क कर रहा है। और ये रहा टेस्ट इंजन रिजल्ट, क्रिएट एम्प्लॉय जेएसएन एरे, ये है हमारा टेस्ट मेथड, और ये हो गया है पास, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी असर्शन एरर नहीं है। तो हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड और एक्चुअल स्टेटस कोड दोनों हो गया है मैच। ठीक है, अब सेम जेएसएन पेलोड को हम जेएसएन एरे पेलोड को हम एक दूसरे यूआरएल पे सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट है जो हम प्रैक्टिस के लिए यूज करते आए हैं पहले भी कई बार, http://bin.org। यहाँ पे है http मेथड्स पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसी जेएसएन एरे पेलोड को हम सेंड करते हैं। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे ये रहा इसका यूआरएल। ठीक है, ये है इसका रिक्वेस्ट यूआरएल। सेम पेलोड को हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स कोड मिलेगा वो मिलेगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे असर्शन राइट किया इसको हम करेक्ट कर देते हैं 200। इस यूआरएल के हिसाब से हमने वहां पे असर्शन सॉरी वहां पे हमने स्टेटस कोड चेंज कर दिया, और यहाँ पे बेस यूआरआई पे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, हमें इस यूआरआई पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है विद दिस जेएसएन एरे पेलोड। ठीक है, अब इसका हम रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट करेंगे, तो हम इसका रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, यहाँ पे हमने इसका रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट कर दिया, और ये रहा इसका रिस्पॉन्स बॉडी। ये देखिए रिस्पॉन्स बॉडी। तो जो डेटा हमने सेंड किया था जेएसएन डेटा, देखिए वो हमें मिल गया ना यहाँ पे रिस्पॉन्स में। ठीक है, और ये टेस्ट पे हो गया है पास, कोई एरर नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेटस कोड इसका करेक्ट कर दिया था 200। अगर हमने करेक्ट नहीं किया होता तो ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने कन्वर्जन किया है फ्रॉम क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड, फ्रॉम क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। कन्वर्टिंग क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड इज सीरियलाइजेशन। अब हम इसको डीसीरियलाइज करेंगे, मतलब जेएसएन एरे पेलोड से हम एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। जेएसएन एरे पेलोड को हम कन्वर्ट करेंगे एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे ये समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है इसमें वैल्यूज नल आ रही हैं। ये नहीं आनी चाहिए, ये क्यों आ रही है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय और ये थर्ड एम्प्लॉय में वैल्यूज ही नल है। यहाँ पे कुछ कोड में कुछ हमने गलती की होगी, एक बार देख लेते हैं। EMP2, EMP2, अच्छा ओके, यहाँ पे ये EMP3 है तो हमें यहाँ भी EMP3 करना है ना। यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे हमने EMP2 ही रहने दिया। ये हम करना भूल गए थे, इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। अब आई होप ये सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय हो गया, हमने उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी, फिर ये सेकंड एम्प्लॉय की और फिर ये थर्ड एम्प्लॉय की। क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट का नाम से क्रिएट किया है, EMP3 के नाम से क्रिएट किया ना हमने ये ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ भी इंफॉर्मेशन जब हम सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें EMP3 कॉल करना है थर्ड एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अभी ये सही हो गया ना, ये देखिए। अभी यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय हो गया हमारा सुरेश मेहरा, सेकंड एम्प्लॉय राम सिंह एंड थर्ड एम्प्लॉय सीता गुप्ता। ये तीनों एम्प्लॉयज यहाँ पे क्रिएट हो गए। और जो हमें रिस्पॉन्स में मिला है जेएसएन पेलोड, इसमें भी कुछ भी नल नहीं है, सब में जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी में भेजा था, जेएसएन पेलोड में सेंड किया था, वही डेटा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीसिरियलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो ये जो हमें जेएसएन रिस्पॉन्स बॉडी में जो हमें जेएसएन डेटा मिला है ना, रिस्पॉन्स बॉडी में हमें जो ये जेएसएन डेटा मिला है, इसी को हम डीसीरियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ये हमारा जेएसएन डेटा, इसमें 3 जेएसएन ऑब्जेक्ट है। ये पहला जेएसएन ऑब्जेक्ट, ये दूसरा जेएसएन ऑब्जेक्ट और ये तीसरा जेएसएन ऑब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा है जेएसएन एरे। ठीक है, ये जहां से स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है हमारा जेएसएन एरे और ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। और इस जेएसएन एरे के अंदर हमारे पास 3 जेएसएन ऑब्जेक्ट्स है, 3 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसी हम जेएसएन एरे को अब हम वापस रिवर्स हम एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, विच विल बी डीसीरियलाइजेशन, जिसको हम कहेंगे डीसीरियलाइजेशन। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें जो रिस्पॉन्स बॉडी मिला है, ये जो रिस्पॉन्स मिला है ना, हमें इसमें से चाहिए रिस्पॉन्स बॉडी, क्योंकि ये जो जेएसएन एरे है ये रिस्पॉन्स बॉडी का पार्ट है ना, ये रिस्पॉन्स बॉडी का पार्ट है। तो हमें क्या करना होगा, इस रिस्पॉन्स में से हमें चाहिए होगा रिस्पॉन्स बॉडी। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे हम पहले तो एक रिस्पॉन्स बॉडी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी इक्वल्स, अभी रिस्पॉन्स बॉडी हमें कैसे मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी इस रिस्पॉन्स से जो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद मिला है, ये रिस्पॉन्स डॉट गेट रिस्पॉन्स बॉडी, गेट बॉडी या गेट रिस्पॉन्स बॉडी, गेट बॉडी यूज कर लेते हैं। ठीक है, गेट बॉडी मेथड भी आपको रिस्पॉन्स बॉडी ही रिटर्न करेगा। और साथ साथ इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्स बॉडी का। अभी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी तो मिल गया, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स बॉडी मिला है हमें जो रिस्पॉन्स बॉडी मिला है इसका हमें चाहिए जेएसएन पाथ व्यू, इसका हमें चाहिए जेएसएन पाथ व्यू। तो वो कैसे मिलेगा, अभी ये जो पूरा का पूरा ये है जेएसएन डेटा, अब हमें जाना है इस जेएसएन एलिमेंट पे। ठीक है, हमें इस एलिमेंट पे जाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इसका जेएसएन पाथ व्यू।
मैं आपको एक बार इस जो हमें जेएसएन रिस्पॉन्स मिला है, इसका मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, जेएसएन व्यू दिखाती हूँ। तो ये हमारी रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना? और इसको एंड तक कॉपी कर लेते हैं, जहां से ये रिस्पॉन्स एंड हो रहा है वहां तक कॉपी कर लेते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था ना, तो जहां से कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ था वहां से लेके जहां तक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है वहां तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जेएसएन पाथ फाइंडर, इसको ओपन करते हैं। और क्रोम ब्राउजर में मैंने ओपन किया है जेएसएन पाथ फाइंडर, और अभी जो हमने जेएसएन डेटा पूरा कॉपी किया है, जो हमें जेएसएन रिस्पॉन्स मिला है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमें पूरा यहाँ पे मिल गया जेएसएन व्यू। सबसे पहला नोड आर्क्स, फिर डेटा, फिर फाइल्स, फिर फॉर्म एंड हेडर एंड देन जेएसएन। तो हमें ये वाला नोड चाहिए, हमें ये वाला नोड चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर है हमारे तीनों जेएसएन ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉइज के। ये पहला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ये दूसरा एम्प्लॉय का जेएसएन ऑब्जेक्ट, और ये तीसरे एम्प्लॉय का जेएसएन ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां तक पहुंचना है, क्योंकि हमें इसी में मिलेगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें यहां तक का पाथ चाहिए। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए डॉट जेएसएन, एक्स डॉट जेएसएन, तो मतलब कि ये है इसका पाथ। ठीक है, ये है इसका पाथ। एक्स वेरिएबल है, एक्स की जगह आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हमें इस एक्स वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जेएसएन चाहिए, क्योंकि ये है एग्जैक्टली इसका पाथ नोड। ठीक है, अगर हमें जेएसएन के अंदर का कोई डेटा चाहिए होता, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिर्फ एज चाहिए होता, तो क्या हो जाता पाथ, जेएसएन जीरोथ एरे डॉट एज, फिर ये हो जाता पाथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से भी राइट कर सकते हैं पाथ, लेकिन अगर आप चाहे तो आप ये पाथ फाइंडर टूल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के कई और भी टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन जेसन पाथ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको लास्ट नेम का पाथ चाहिए, तो आप इस लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको लास्ट नेम तक का पाथ मिल जाएगा। ये यहां तक है इसका पाथ, और ये वेरिएबल है, हमें इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहां से यहां तक का पाथ चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी पाथ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीता का एज चाहिए, ठीक है, तो ये है हो गया सीता का जेएसएन ऑब्जेक्ट, और ये एज। तो ये आप जब इस पाथ पे आप चेक करेंगे तो आपको सीता का एज मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं इक्लिप्स आईडी में। तो अब यहाँ तो हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिल गई, लेकिन इस रिस्पॉन्स बॉडी का हमें चाहिए जेएसएन व्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जेएसएन पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जेएसएन पाथ, और साथ में इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जेएसएन पाथ व्यू इक्वल्स। अब कैसे मिलेगा हमें जेएसएन पाथ, तो इस रिस्पॉन्स बॉडी में एक मेथड है रिस्पॉन्स बॉडी डॉट जेएसएन पाथ। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा जेएसएन पाथ व्यू इस रिस्पॉन्स बॉडी का। ठीक है, इस रिस्पॉन्स बॉडी का हमें ये जेएसएन पाथ मेथड रिटर्न करेगा जेएसएन पाथ व्यू। ये देखिए गेट जेएसएन पाथ व्यू ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अब इससे हमें, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जेएसएन पाथ व्यू मिल गया। अब जो भी पाथ हमारा है, हमारा क्या पाथ है, ये है हमारा पाथ, ये जेएसएन है हमारा पाथ। ठीक है, इस पाथ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमें उसकी लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट में हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, क्योंकि इस पाथ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एम्प्लॉय टाइप के हैं। ठीक है, हमें एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट विच इज ऑफ एम्प्लॉय टाइप। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टाइप के लिए लिस्ट क्रिएट कर ली, और नाम दे देते हैं ऑल एम्प्लॉयज इक्वल्स। अब हमें चाहिए लिस्ट। तो अब इस पाथ व्यू जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये पाथ व्यू जेएसएन पाथ व्यू डॉट गेट लिस्ट, गेट लिस्ट। ठीक है, गेट लिस्ट। अब किस चीज का हमें लिस्ट चाहिए, तो जिस भी पाथ का हमें लिस्ट चाहिए, तो हमारा पाथ क्या है, हमारा पाथ है जेएसएन, यही है ना हमारा पाथ। हमारा पाथ क्या है, ये जेएसएन हमारा पाथ है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया जेएसएन, फिर कॉमा लगाने के बाद एम्प्लॉय डॉट क्लास। ठीक है, अब क्या होगा,
जितने भी इस पाथ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, एम्प्लॉय के हैं, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। और स्टोर करने के बाद एक एक करके हम इस लिस्ट को आइटरेट करेंगे और इनकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल एम्प्लॉयज, ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया है, इस एम्प्लॉय की लिस्ट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका हम फर्स्ट नेम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इस लिस्ट को आइटरेट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करेंगे। फॉर एम्प्लॉय ईएमपी इन ऑल एम्प्लॉयज, और हर एम्प्लॉय का हम यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ईएमपी डॉट गेट फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्लास से अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू को रीड करना है, ये है ना एम्प्लॉय क्लास, तो वैल्यू को रीड करने के लिए, वैल्यू को फेच करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं, गेटर मेथड्स हैं। तो हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हमने यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम कॉल कर लिया, अगर लास्ट नेम चाहिए होगा तो गेट लास्ट नेम कर लेंगे, जेंडर चाहिए होगा तो गेट जेंडर कर लेंगे। इस तरीके से हम वैल्यू को रीड करने के लिए हम यहाँ पे गेटर मेथड्स को यूज कर रहे हैं। अब ये कोड हमारा हो गया है कंप्लीट, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और यहाँ पे हमें चेक करना है, ये देखिए ये तीनों फर्स्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, सुरेश, राम एंड सीता। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैसेज भी टाइप कर प्रिंट कर देते हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्स बॉडी, इस मैसेज के बाद तीनों एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट होंगे जो हमें जेसन रिस्पॉन्स में मिला है ना, उसमें से। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्स बॉडी, और ये तीनों के फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गए। इसी से अगर इसी में अगर आपको यहाँ पे लास्ट नेम भी प्रिंट करना है तो इसी के साथ आप यहाँ पे लास्ट नेम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी में मैं कंकैटिनेट कर देती हूँ, एक स्पेस देने के बाद गेट फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, फिर उसके बाद गेट लास्ट नेम। गेट लास्ट नेम। ठीक है, अब इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हमने ठीक से, अब सही हो गया। हाँ, अब सही हो गया, अब एक स्पेस ऐड हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, सुरेश मेहरा, राम सिंह एंड सीता गुप्ता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे डीसिलाइजेशन किया है। यहाँ पे हमने कैसे डीसिलाइजेशन किया है, यहाँ पे हमने रिवर्स किया है। पहले हमने कन्वर्ट एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट टू जेएसएन एरे पेलोड, और अभी हमने क्या किया, कन्वर्ट जेएसएन एरे टू एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हो गया डीसिरियलाइजेशन। ठीक है।
तो आज के सेशन में हमने समझा कि किस तरीके से हम जेएसएन एरे का हम पोजो क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे हम डीसीरियलाइज करते हैं, कैसे हम सीरियलाइज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।